तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम अपनी सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 3 है वो सरल करेंगे। साथियों, इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तथा इस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल है जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्रश्नों के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा तथ्य भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ, वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अब देखो पानीपत के जो ऑप्शन बच गए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो लड़ा गया था। पानीपत का थर्ड युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। थर्ड युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच, सूरी के बीच चौसा का युद्ध। और कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। और कन्नौज का युद्ध भी लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। अब देखो इसमें आपको सारी चीज़ें प्रत्येक मॉक टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आपसे जीके और साइंस के पूछे गए हैं उनमें एक्स्ट्रा जानकारी की इस प्रकार की स्लाइडें ऐड है। तो आप जानकारी यहाँ से भी देख सकते हैं। हम अगली बार से जो जानकारी है वो जल्दी करने के लिए स्लाइड का सहारा लेंगे, न कि आपको लिख के बताऊंगा। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जिसमें बाबर जीता। पानीपत का सेकंड अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का थर्ड अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में। आप ज़्यादा कोशिश करना कि आपको सने याद न हो तो भी आपको युद्ध का नाम पता होना चाहिए और ये किस किस के बीच में लड़ा गया ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय डिसाइड की गई थी। अब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, डोरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये सबसे छोटी रेखा है 106 किलोमीटर मात्र। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है मात्र 106 किलोमीटर। ये 17वीं समांतर रेखा ये वियतनाम को अलग करती है, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसकी जो जानकारी देखें हम, अगर रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है, डोरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, भारत के साथ भी लगती है पीओ के साइड। वर्तमान में वर्ष 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, वो अभी हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, 26वें चुनाव आयुक्त। हीरालाल सामरिया यह भी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त है। ये सुखवीर सिंह सुंदू ये मुख्य नहीं है, बस चुनाव आयुक्त है। क्या है? चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार इससे पहले वाले चुनाव आयुक्त थे, इससे पहले वाले। इसके बाद कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। देखो ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त है, 25वें कौन थे? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? देखो लोकसभा का अगर हम सदस्य बनना है तो हमारी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष के अगर हम हो गए तो हम लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी 21 वर्ष क्या है?
हम सरपंच वगैरह के जो चुनाव है उनके लिए उम्मीदवारी में भागीदार बन सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अगर आप 35 वर्ष के हो गए हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए कुछ योग्यताएं और होती है कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, इस प्रकार की वो भी आगे देखेंगे हम जब क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, ये क्या है? हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति। कब बनी थी ये? 2007 से 12 के टर्नओवर में। सरोजिनी नायडू क्या है? हमारी प्रथम महिला राज्यपाल। क्या है? प्रथम महिला राज्यपाल। देखो जानकारी आपको ये नहीं दी गई। एक सेकंड। सरोजिनी नायडू हम क्या कर रहे थे? प्रथम महिला राज्यपाल। इनको और क्या कहा जाता है? इनको और भारत कोकिला भी कहते हैं। भारत कोकिला भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी हो गई। सुष्मिता सेन क्या थी? भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स। प्रथम भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स। भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो ग्रह है हमारा वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और गर्म ग्रह की अगर बात करें हम तो क्या है? शुक्र सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह। शुक्र सबसे गर्म ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे हम नंगी आंखों से देख भी सकते हैं। ये चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह पूरा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। जो इसका निर्माण कार्य है वो शुरू किसने कराया? शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इसकी अंतिम और 5वीं मंजिल तथा इसकी मरम्मत का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी? कुतुब मीनार की हम बात करें। जो इसकी अंतिम मरम्मत तथा 5वीं मंजिल का काम करवाया था उसकी
जो है चिनवाई करवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 2028 के ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म हमारे ओलंपिक होते हैं शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, उसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लॉस एंजलिस में किया जाएगा 2028 वालों का, और 2032 वाले किए जाएंगे ब्रिस्बेन में। पेरिस में अभी हुए 2024 वाले, दिल्ली में अभी तक आयोजन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र एवं युद्धकालीन सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना वो की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, तो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केशव चंद्र सेन, ये पहले आर्य समाज में ही थे, नहीं सॉरी ब्रह्म समाज में, लेकिन बाद में इन्होंने अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज, अगर स्पेशल कैटेगरी में पूछा जाए आपसे, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, इन्होंने 1828 में इस समाज की स्थापना की थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे उत्तराखंड में स्थित है, और ये भारत का सबसे पुराना या पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। देखो इसके बारे में जानकारी। उत्तराखंड में 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये आर्मी से संबंधित डे है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ये दिवस आपको पता होना चाहिए। तो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हो गया, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर पूछे आपसे कि सबसे सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त, कौन सा गर्त?
मेरियाना, ये इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। क्या है? सबसे गहरा। मेरियाना ट्रेंच बोल दो या गर्त बोल दो, एक ही बात है, सबसे गहरा है। अगर सबसे ऊपर बात करें, देखो पृथ्वी के सबसे ऊपर जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और सबसे जो नीचे का गर्त है, जो समुद्र में देखो नीचे जो गर्त होता है, जहाँ सबसे कम मतलब ऊंचाई होती है, जैसे मतलब समुद्र में सबसे बड़ा गड्ढा ऐसे समझ लो, तो वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके जो जीके के 15 सवाल थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो आगे के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से संबंधित। देखो इसमें कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम है, उसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसका? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहा जाता है शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर हाउस बोल दो, शक्ति ग्रह बोल दो। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है वो होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो जो ध्वनि की चाल है वो निर्वात में 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। देखो आपसे चाल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो ध्वनि की चाल, दूसरी प्रकाश की चाल। ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम? प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम? तो ये देख लो, अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की चाल तो वो सबसे ज़्यादा तो होती है। ध्वनि की चाल किस में होती है? हम देखें तो ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव्य में, और उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। अगर हमें प्रकाश की चाल देखनी है तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, वो किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में, फिर गैस, फिर द्रव्य, उसके बाद न के बराबर किस में होती है? ठोस में। ठीक है। कुछ ठोस में से प्रकाश गुजर सकते हैं, जब ठोस ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे लोहे में से प्रकाश नहीं जा सकता। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। ध्वनि के लिए क्या होता है? चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के लिए कणों का होना जरूरी है। निर्वात में कण नहीं होते तो ध्वनि की गति, ध्वनि है वो गति नहीं कर पाती। ठीक है। वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को मापने के लिए उपयोग में लेते हैं। देखो बैरोमीटर वायु दाब के लिए, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्पेडियस मांसपेशी है, जो कान में उपस्थित होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में 0.03% कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 21% होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन, और ये होती है अन्य गैसें, क्रिप्टॉन वगैरह ना, अन्य
गैसें 1% के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। स्टेपस कान की सबसे छोटी हड्डी। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी है, वो खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम या इसको किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए हमें गाजर से प्राप्त होता है ना। विटामिन सी खट्टे फलों से। विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी है उससे मिलता है। विटामिन बी के अलग अलग कंपाउंड होते हैं, जैसे B1, B2, B3, ऐसे B12 तक, कुछ उसमें से नहीं होते। ठीक है, वो देखेंगे जब विटामिन बी का क्वेश्चन आएगा, तो वो सारी जानकारी भी देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन। देखो, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण होना कहते हैं। क्या कहा जाता है? संक्षारण होना। ये यशद लेपन हो गया, संक्षारण। आयनीकरण, जब किसी द्रव पदार्थ को आयनीकृत किया जाता है, किसी अन्य चीज को आयनीकृत, जैसे प्लस माइनस में किया जाता है, तो आयनीकरण। पाश्चीकरण, जब चीज को छड़ाया जाता है उस रूप में होती है, जैसे बियर वगैरह पाश्चीकरण की प्रक्रिया से बनती है। गैल्वेनाइजेशन, ये हो गया ना लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो एक फिट आदमी है उसके जो शरीर का तापमान होता है, वो चाहे तो हम 37 डिग्री सेल्सियस बोल दे या केल्विन में बोले तो 310 केल्विन। देखो, तापमान मापने की 3 इकाई होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। इनमें आप में से किसी में पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो बी और सी दोनों होंगे। देखो, फारेनहाइट में भी लिखा है कि जो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है वो मानव शरीर का जो तापमान होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज, तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे में इसकी खोज की। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। देखो, एक क्वेश्चन पीछे बच गया। लुई पास्चर, जो चेचक का टीका, सॉरी रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज टीके की खोज। जोसेफ लिस्टर, ये जो मतलब आपके एग्जाम से नहीं है, जो सर्जरी होती है, सर्जरी के टाइम जो सुरक्षा बरती जाती है, एंटीसेप्टिक सर्जरी बोल दो, उसकी जब सर्जरी की जाती है तो उस समय जो संक्रमण का डर होता है उसको मतलब कम करने के लिए उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, उसके बारे में बताया था। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag को Ag के रूप में चांदी को दर्शाया जाता है और सोने को Au के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का कॉर्निया वो नेत्रदान में दान किया जाता है। पूरी आंख दान नहीं की जाती, केवल कॉर्निया वो हम दान करते हैं। रेटिना, जहाँ पे जाके रोशनी पड़ती है और छवि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की लीड बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल की जो लीड है, आगे की पेंसिल की जो निब होती है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ये कार्बन के अपर रूप है। क्या है ये? कार्बन का
ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन को C से दर्शाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसको C6 मतलब परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का एक जो सबसे कठोर अपरूप है वो कौन सा होता है? हीरा डायमंड। B60 भी इसका एक अपरूप होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड या NaCl के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट, अब देखो साथियों, जो हमारा साइंस का पोर्शन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए क्वेश्चनों के साथ मैथ की। तो इसमें मैं सभी क्वेश्चनों को आपको हल करके बताऊंगा। आप क्वेश्चन देखने से पहले उसको ट्राई करना है। अगर आप सही कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो उसके बाद में वीडियो को देखो और उस क्वेश्चन को करने की समझने की कोशिश करो कि आपने कहाँ गलती की थी। देखो, मैथ का सीधा साधा फंडा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों को समझोगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कहीं क्वेश्चन समझ नहीं रहे, कहीं गलत पढ़ रहे हो, आगे नहीं हो रहा तो वो देखो और उसमें सुधार करो। देखो क्वेश्चन पूछा गया है 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है? सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो कि सबसे बड़ी है और इन तीनों में उसका पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब इनमें इनका एक कॉमन फैक्टर है, इनका एक कॉमन गुणनखंड है। तो देखो 12, 18 और 24 सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है तो सीधा है 6 दूआ 12, 6 तिया 18 और 6 चौका 24। अब देखो इस 6 को आप यहाँ 6 नहीं लिख के अगर 3 2 लिखते तो 3 2 भी दोनों में कॉमन था। तो ये एक बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। ये इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। देखो 12 क्यों नहीं हुआ? 3 छोटी संख्या हो गई, 12 में जाता है लेकिन 18 में नहीं जाता। 24 के लिए भी है, 2 उससे छोटी संख्या हो गई। हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है HCF में। LCM में लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है जो इन संख्या से पूरी पूरी भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप, हमें एक वर्ग दे रखा है। एक है, इसका क्षेत्रफल हमें जो दे रखा है वो 144 वर्ग मीटर दे रखा है। परिमाप बताना है तो जो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दे रखा है हमें? 144। लंबाई हम x मान लेते, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, चौड़ाई भी x, ये भी x, ये भी। तो x स्क्वायर लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा x स्क्वायर का मान 144, तो x का मान आ गया 12। तो हमारे पास वर्ग की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई? 12 आ गई। हमें बताना है इसका परिमाप। क्या बताना है हमें? इसका परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? वर्ग का 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 के गुणा में भुजा 4, भुजा कितनी इसकी? 12, 12 चौक 48, 48 मीटर। ये इसका राइट है आंसर हो गया। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 800 की वस्तु 600 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हो? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखो, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 800 की वस्तु 600 में बेची, हमें 200 का नुकसान हुआ तो ये होगा
200 का नुकसान। जो खरीदी कितनी थी हमने 800 रुपये में, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 800 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 25%। 8 दूनी 16, बच गई 4, 8 पंजा 40, तो 25% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, आपसे विषम संख्याओं को औसत है वो पूछा गया है। प्रथम 5, तो देखो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, योग का अगर फॉर्मूला पूछे आपसे तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछे, औसत का फॉर्मूला होता है n, और योग का होता है, सीधा लिख लो ना, योग का होता है n स्क्वायर। आपको औसत पूछा है 5 संख्याओं का, 5 का औसत है 5 हो जाएगा। सम का पूछता तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, सम संख्याओं का औसत होता है n+1, और योग होता है n गुणा n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + 4 = 12 है तो x का मान, आपको क्या दिया गया है 2x + 4, उसका मान दे रखा है 12। आपसे पूछा है x का मान, तो देखो 2x, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 - 4, 2x = 12 में से 4 गया 8, x = 8, ये भाग में चला जाएगा तो ये कट के कितना आ गया 4 दूआ, सॉरी यहाँ पे भाग में आएगा तो 8/2, कट के कितना आ गया 4, ये इसका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखें तो वो होता क्या है, मूलधन कोष्टक 1 + r/100⁴n, जहाँ r रेट होती है, n होता है वर्षों की संख्या। अगर इसका उपयोग करें तो कभी यहाँ पे मान रख के कर सकते हैं। वैसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मूलधन 1000 रुपये, दर कितनी है 5%। तो हम क्या करेंगे, देखो आप ऐसे करना है आपको, 5% बढ़ा दिया 105, देखो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 100 गुणा 5 105, 100 गुणा 100 + 5 105/100, ये कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, 2 वर्ष के लिए पूछा है ना, तो एक बार वापस और लिख लो 105/100। इसको सरल कर दो। अब इसको सरल करोगे आप तो कैसे करना चाहोगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूँ मैं सीधा, 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ा दूँ। अब 105 से 105 को गुणा करेंगे तो 105 105 110, और 5 और 5 का स्क्वायर 25, 110 25 आएगा। अब देखो नीचे क्या है 1 जीरो, 10 बचा है, इस जीरो का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 102.5। अब ये हमारे पास जो आया है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज नहीं आता। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है मिश्र धन। क्या आता है हमारे पास, इस फॉर्मूले से आता है मिश्र धन, ब्याज नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। साधारण ब्याज में तो ब्याज आ जाता है, यहाँ पे मिश्र धन आता है। मिश्र धन जो हमारे पास आया है वो 1102.50 रुपये आया है, और जो हमारे पास राशि शुरुआत में थी वो थी 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो हमारे पास अभी जो ब्याज प्राप्त हुआ हमें 102.50 इतना प्राप्त हुआ ना, तो ये इसका हो गया ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है,
कोई एक वृत्त दिया गया है, ये वृत्त, इसकी जो परिधि है, परिधि क्या होती है, ये बाहर की जो लाइन होती है, जो घेरा होता है उसको परिधि कहा जाता है। तो इस परिधि का मान है वो हमें दिया गया है 88 सेमी। वर्त की परिधि का वैसे सूत्र देखें तो क्या होता है 2πr, और इसी का मान हमें दिया गया है 88। तो 2π का मान अगर हम लिखे तो 22/7 गुणा r बराबर 88। r 22 और 7 को इधर भेज दें तो 88, 7 गुणा में चला जाएगा, 2 और 22 भाग में चलाया जाएगा, तो 22 दूना चमड़ा, चमड़े से 2 करके 88। तो r का मान आ गया हमारे पास 14। हमें क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्या वो 14 हुई है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको क्षेत्रफल, देखो चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², क्षेत्रफल का सूत्र। तो पाई का मान 22/7, r², त्रिज्या 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार कट गया, 14 दूनी 28, 22 गुणा 28, 20 को गुणा कर दो, 28 दूना 56 को 11 से कर दो, सही इसको करोगे तो 5 6 5 6, तो कितना आ गया 6 5 11 और 616 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। आप गुणा करोगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लेना, 22 को 28 से गुणा करोगे तो भी यही आंसर आना है। एक साइकिल सवार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। एक जो साइकिल सवार है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 20 मिनट यहाँ पे घंटा है, और जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो किलोमीटर में। तो सारी चीज़ें एक जैसी इकाई में करनी है आपको। अगर ऑप्शन मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में है तो इसको घंटा में कर लो। देखो जो समय दूरी चाल है उसमें कुछ राशियां फिक्स होती है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होता, मीटर प्रति घंटा नहीं होता, मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 20 मिनट है, इसको अगर घंटे में बदले, 20 मिनट घंटे का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है या पहला। अगर घंटे के 3 हिस्से करें तो 20 मिनट है वो एक हिस्सा आता है, तो 1/3 घंटा अगर मैं इसको लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे नहीं लगता इस बात में आपको कोई दिक्कत होगी। अब देखो जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, समय गुणा चाल। कैसे ज्ञात करते हैं, समय गुणा चाल। अब जो हमारे पास चाल गुणा समय लिखो, समय गुणा चाल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। समय कितना है 1/3, चाल कितनी है 15, 3 से 15 कट गया, क्या आ गया 5, आंसर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। ये सवाल करने से पहले आपको जो कुछ बेसिक फॉर्मूले है वो पता होने चाहिए। देखो इसको कैसे करोगे, आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, आपके लेवल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। एक आपको और पता रखना है, a² - b² को क्या लिखते हैं, a + b और a - b। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को हम करें तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर है, तो इस चीज़ को लिख दे क्या, a², इसको खोल दे, a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा। हमें माइनस करना है, क्या करना है, a - a² + b² - 2ab, इसको इससे घटाना है। अब देखो a² + b² + 2ab माइनस a² हो जाएगा, माइनस b² हो जाएगा, ये चिन्ह अंदर
के चिन्ह को चेंज कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घटा 0, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। इसका आंसर आ गया 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 का 25% का 20% कितना होता है। तो बहुत ही साधारण है, 50 100, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 500 का 25% का 20%, 500 का 25%, 25/100 का 20%, 20/100। देखो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 20 500, 20 का बटा इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 आदमी एक खाई को 8 दिन में खोद दे सकते हैं। जो 12 आदमी मिलकर एक खाई को 8 दिन में, तो 6 आदमी उस खाई को कितने दिनों में खोदेंगे। तो जो कुल कार्य है हमारा वो कितना है, 12 आदमी लग रहे हैं और 8 दिनों में काम हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 96 वैसे करना चाहो तो। और अगर हमें इसी कार्य में अगर 96 हमारा कार्य है, 96 कार्य है, तो 6 आदमी लगाने हैं, तो कितना आ जाएगा फिर 12 आदमी। अब आपको 6 आदमी लगाने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लग जाएंगे। 16 छक्के 96, दिन कितने लगेंगे 16। अब देखो पहले आदमी 12 थे, 8 दिनों में हो रहा था, अब आदमी आधे है तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, डबल दिनों में हो जाएगा। आप ऐसे सीधा ये चीज़ें नए करके भी कर सकते हो, मौखिक रूप से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, कि रूट 225 प्लस रूट 21 का मान क्या होगा। जो रूट 225 है प्लस रूट 21, तो रूट 225 का मान कितना होता है 25, किसका वर्ग होता है 15 का, तो 15 15 225 तो 15, और 9 81 9 का 15 9 कितना हो गया 24, इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दो संख्याओं का अंतर 15 है और उन संख्याओं का अनुपात 5:2 है। आपको अंतर दिया गया है 15 और अनुपात दिया गया है 5:2। तो देखो मान लेते हैं, आप संख्या मान लो एक बार के लिए, संख्या क्या है x अनुपात y, जो इनका अनुपात कितना दिया गया है 5:2, और इस अनुपात का जो अंतर है वो दिया गया है हमें 15। क्या दिया गया है 15। देखो जब अंतर, जोड़ या एक संख्या या दूसरी संख्या कुछ फिक्स राशि के रूप में दी जाए, मतलब यहाँ पे 15 दे दिया, अनुपात अलग चीज होती है, मेन मुख्य संख्या का मान देना अलग चीज होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम देखते हैं, देखो इस रूप से कि 5 और 2 के बीच में कितना अंतर है, 5 और 2 के बीच अंतर है 3 का, और 3 का जो मान हमें दिया गया वो दिया गया 15, कितने गुना 5 गुना। तो संख्याएं भी कितने गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। 5 का 5 गुना 25, और 2 का 5 गुना भी कितना हो गया 10। तो 10 और 15 है, 10 और 25 दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है 15 है, अंतर 15 हो रहा है। इनका अनुपात निकाले तो भी 5:2 हो रहा है, तो 25 और 10 इसका आंसर हो गया। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो शंकु आप जानते हो एक ऐसी आकृति होती है, उसके आयतन का सूत्र आपसे पूछा है। ये कौन सी आकृति है बेलन, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, और ये शंकु है, शंकु की आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ये कैसे, इससे काटेंगे तो 2 पीछे बच रहे हैं, एक बीच में आएगा, 2 हिस्सा पीछे रह जाते हैं। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका तीसरा हिस्सा 1/3 πr² गुणा
एच। अब आपको एक अच्छा सवाल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये द्विघात समीकरण का सवाल है। अब द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, देखो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो आपको दो संख्याएं ऐसी पता करनी है जिनको जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, जोड़ने और घटाने, इनको अगर जोड़े और घटाए तो हमारे पास -7 आ जाए। अगर इनको गुणा करें दो संख्याओं को तो हमारे पास आ जाए 12। देखो b आ जाए, b -7 दे रखा है और यहाँ पे c आ जाए, c 12 दे रखा है। अब देखो हम 4 और 3 दो संख्याएं ले, कौन कौन सी, 4 और 3, 4 और 3 -4 और -3 ले ले, तो गुणा करेंगे तो -12 आ रहा है, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 तेरी 12, जोड़े घटाए तो -4 -3 -7। यहाँ पे हमारा सवाल हो गया। देखो एक्स स्क्वायर -3x -4x प्लस 12, इस और इस चीज़ में कोई परिवर्तन है क्या, नहीं है, हमें केवल 7x को तोड़ा है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर मतलब x गुणा x, तो x कॉमन आ गया, पीछे x बच गया -3, यहाँ से x ये कॉमन चला गया। आगे देखें यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 4 कॉमन, माइनस का 4 कॉमन तो x बाहर कॉमन ही आ गया, -3 बराबर 0। देखो x -4, इनमें देखो अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है x -3, तो x -3 कॉमन आ गया, पीछे बच गया x -4 बराबर 0। अब रूट पूछे आपसे, मूल पूछे, तो अगर 0 कब होगा, 0 कब होगा, या तो x -3 0 या x -4 0। तो x -3 अगर 0 के बराबर है तभी तो गुणा 0 होगा, या x -4 है वो 0 के बराबर हो तो 0 होगा। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर इधर आके 3, यहाँ x बराबर इधर आके 4, 3 और 4 दो इसके रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपके रीजनिंग के 5 सवाल आते हैं वो बचे हैं बस। डॉग को 4 1 5 7 लिखा जाता है, कैट को क्या लिखा जाएगा, तो देखो डॉग को ये लिखा जाता है। ध्यान से देखने पे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो इनका ABCD में नंबर होता है, जैसे D 4 पे, O 15 पे, G 7 पे, यही तो लिखा गया है यहाँ पे। तो C कितने पे होता है, 3 पे, A कितने पे होता है, 1 पे, T 20 में होता है, तो 31 20 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन। एक सीरीज दी गई है, 1 से 8 हो रहा है, 8 से 27, 27 से 64, 64 से आगे क्या आएगा। तो आपको एक चीज़ का इसके अंदर पता चल रहा है क्या कि सीरीजों के प्रश्नों में कुछ पैटर्न होते हैं, या तो कोई संख्या जोड़ी गई है या घटाई गई है या गुणा या भाग, या किसी संख्या के वर्ग से संबंधित कोई पैटर्न, या किसी संख्या के घन से संबंधित कोई पैटर्न। यहाँ पे देखें 1 8 27 64, तो कुछ दिमाग में आपके असर डाल रही है, क्या चीज़ डाल रही है, वो डाल रही है घन। ये संख्याओं के घन है लगातार, जैसे 1 का घन 8 होता है, ये 1 का है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, तो 5 का घन कितना हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा 125। जब 5 को 3 बार लगातार गुणा करते हैं तो 125 आ जाता है। क्यूब बोल दो चाहे घन बोल दो इसको। अब समन, जैसे विमान का संबंध पायलट से है, उसी प्रकार जलयान का संबंध किससे होगा। विमान को कौन उड़ाता है, पायलट उड़ाता है, तो जलयान को जो नाव होती है, जहाज होती है, उसको कैप्टन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम चिन्ह है जो आपको शब्द दिए गए उनमें से, तो तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला सभी धातुएं हैं, बाकी कोयला धातु नहीं है। शाम के समय रोहित सूर्य की ओर मुख करके चल रहा है, वह बाएं मुड़ता है, अब किस दिशा में उसका मुख किधर है। शाम की बात हो रही है, बात कब की हो रही है, शाम की। देखो 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा।
अब देखो, शाम की बात है। शाम को रोहित सूर्य की ओर मुख करके चल रहा है, मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, यहाँ से देखे तो वो जा रहा है इसे पश्चिम दिशा में। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ता है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब उसका मुख किधर है, किस दिशा में, कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ, दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। तो साथियों, ये था आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 जो हमने सोल्व किया। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित याद करना, उसको समझना, उसकी कोशिश करनी है। जो आपको चीज़ें बताई है ज़रूरी है, याद करने लायक है, उनको याद करना, बाकी चीज़ों को समझना है, इसको देखना है, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना है। इसी प्रकार जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें हम आगे मॉक टेस्ट सरल करते रहेंगे। आपको इससे जुड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना है। तो थैंक यू एंड वॉच अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।